जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में ज्योग्राफी का एक टॉपिक है भूमि सुधार, मिट्टियाँ एवं कृषि। इससे संबंधित जो भी 20 वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं इस वीडियो में कवर करेंगे। टोटल इसमें लगभग 96 प्रश्न हैं, 96 प्रश्न। तो थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन जो भी ये प्रश्न है वो सारे प्रश्न किसी ना किसी रेलवे एग्ज़ाम में पूछा गया है और सभी प्रश्न जिस एग्ज़ाम में पूछा गया है नीचे में मेंशन किया गया है। तो इसलिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब मात्र आप इतना कर लीजिए तो इतना ही काफ़ी है। आगे आने वाले कोई भी एग्ज़ाम में, जैसे एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो या रेलवे से संबंधित जो भी एग्ज़ाम हो, उसमें आएंगे ही आएंगे। इसी टाइप के थोड़ा उतार चढ़ाव करके आते ही हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होता है, इतना जान लीजिए। इसलिए आपको ये सारे प्रश्न रट के जाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? तो ये डेटा हमेशा उतार चढ़ाव होते रहता है, तो इसलिए उस आधार पर करंट अफेयर के हिसाब से आपको पढ़ना है। ये 2004 का क्वेश्चन है, उस हिसाब से 65% है। भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? तो 65% नहीं, आज अभी थोड़ा 50-55 के आसपास हैं। तो उस हिसाब से करंट अफेयर्स में देखते रहिएगा। अगला प्रश्न है, झूम है। झूम क्या है? झूम है एक कृषि का तरीका। थोड़ा राइटिंग में मिस्टेक है इसमें, तो कृषि लिखा है, ये ध्यान रखिएगा। झूम है एक कृषि का एक तरीका। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो चावल का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है, यानी धान का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है। चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर होगा द्वितीय। और पहला स्थान कहाँ होगा? तो पहला स्थान होगा बांग्लादेश का। 23 डिग्री मासिक तापक्रम और लगभग 150 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में सर्वोत्तम फसल किसकी होती है? तो इसका आंसर होगा चावल का। 23 डिग्री तापमान होना चाहिए और 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होना चाहिए। भारत में धान्य फसलें उगाई जाती हैं कुल कृषि भूमि के 60% भाग पर। भारत में धान्य फसलें उगाई जाती हैं कुल कृषि भाग के कितने प्रतिशत भाग पर? 60% भाग। निम्नलिखित में से बेमेल फसल की पहचान कीजिए। तो धान, इसमें रागी, ज्वार, बाजरा ये सभी मोटे अनाज हैं। धान इसमें से अलग हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी खेती प्रतिरोपित बुआई द्वारा होती है? तो इसका आंसर होगा धान की खेती प्रतिरोपित बुआई द्वारा होती है, क्योंकि धान को एक जगह पहले छींट देते हैं, उसके बाद फिर उखाड़ के और खेत में लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, बीज से उत्पन्न किए गए पौधे को, बीज नहीं होना चाहिए, बीज होना चाहिए। तो बीज से उत्पन्न किए गए पौधों को पुनः रोपकर निम्नलिखित में से किसकी खेती होती है? तो इसका आंसर होगा धान की खेती होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के चावल के कटोरे के रूप में विख्यात क्षेत्र का नाम बताइए। तो चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है, भारत के चावल का कटोरा। भूमि सुधार का उद्देश्य है निम्नलिखित प्राप्त करना है। तो भूमि सुधार का उद्देश्य है, उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि, आर्थिक समृद्धि के साथ वितरणात्मक न्याय सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है, कृषि की पैदावार तथा कुटीर उद्योगों में बाधा पड़ती है निम्नलिखित के द्वारा। तो निरक्षरता एवं अधिक जनसंख्या। अगर आप साक्षर नहीं होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो कृषि के पैदावार में घटा होगी, सही से आप कृषि नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात है अधिक जनसंख्या। अधिक जनसंख्या की वजह से क्या होता है, जो भी उपजाऊ भूमि है वहाँ पर पक्के मकान बनाया जा रहा है रहने के लिए, जिसके कारण भूमि की कमी हो रही है और ठीक से पैदावार नहीं होती है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति की सफलता से संबंध वैज्ञानिक हैं। तो हरित क्रांति की सफलता से संबंध वैज्ञानिक हैं नॉर्मन बोरलॉग।
निम्नलिखित में से किस फसल पर हरित क्रांति का सीमित प्रभाव हुआ है? तो दाल पर सीमित प्रभाव हुआ है, जबकि चावल, गेहूं, मकई हरित क्रांति के प्रभाव से अधिक उत्पादन हुआ है। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है दूध के उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड दूध के उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, यानी 16वां प्रश्न को आप पढ़ेंगे। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? तो इसका आंसर होगा चाय की फसल के लिए पानी आवश्यक है, जवाब नहीं। थोड़ा स्क्रीनशॉट लेने में प्रॉब्लम हुई है, इसलिए थोड़ा फ़ॉन्ट गड़बड़ा सकता है, लेकिन आवाज़ क्लियर आ रही होगी तो सुनते जाइए, याद हो जाएगा। निम्नलिखित राज्य समूहों में से कौन सा समूह सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक। पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है व्यापारिक अनाज की कृषि से। मोनोकल्चर व्यापारिक अनाज की कृषि से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल हैं? तो इसका आंसर होगा बी और सी दोनों, यानी तिल और मक्का दोनों खरीफ फसल हैं। निम्नलिखित में से भारत में खरीफ फसल की तरह उगाई जाने वाली फसल कौन है? तो इसका आंसर होगा मूंग। सरसों की मिश्रित खेती किसके साथ होती है? तो सरसों की मिश्रित खेती होती है गेहूं के साथ। निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल नहीं है? तो इसका आंसर होगा चना एक फसल नहीं है, जो कि ज्वार, बाजरा, मक्का एक फसल है। निम्न में से कौन रबी की फसल नहीं है? तो इसका आंसर होगा ज्वार। ज्वार एक खरीफ फसल है, जबकि गेहूं, सरसों और मसूर ये रबी की फसल हैं। खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? तो सरसों खरीफ की फसल नहीं है, ये रबी की फसल है, जबकि मूंगफली, मक्का, बाजरा ये सभी खरीफ फसल हैं। भारत में गन्ने की खेती का एक उदाहरण है, तो इसका आंसर होगा रोपण कृषि का। भारत में गन्ने की खेती का उदाहरण है रोपण कृषि का। अगला प्रश्न है, गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश है? तो इसका आंसर होगा गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में, और इसीलिए उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में गन्ना कितने माह में परिपक्व होता है? तो 12 माह में। भारत में गन्ना का परिपक्व समय है 12 माह, यानी 1 साल में फसल लहलहाने लगता है गन्ना का। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा तना छिद्रक कीट से खराब रूप से प्रभावित होता है? तो गन्ना। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा तना छिद्रक कीट से खराब रूप से प्रभावित होता है? तो इसका आंसर होगा गन्ना। रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो कपास, सन, जूट ये रेशा फसलें हैं, कपास, सन, जूट। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गुजरात। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गुजरात। पंजाब की एक मुख्य नकदी फसल है कपास। पंजाब की एक मुख्य नकदी फसल है कपास। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा में जल लवणता सहनशील हैं? तो इसका आंसर होगा डेट पॉम यानी खजूर। गुजरात के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा ए और डी दोनों। ए और डी दोनों गलत है, जबकि यह कौन सा सही है? यह मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है। निम्नलिखित में सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाले 2 राज्य कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा तंबाकू सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश और गुजरात में उत्पादन होता है तंबाकू का। उस तिलहन पौधे यानी फसल का नाम बताइए जो भारत में बहुत बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। तो इसका आंसर होगा तोरिया। उस तिलहन पौधे यानी फसल का नाम बताइए जो भारत में बहुत बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। तोरिया बहुत पैमाने पर उगाई जाती है। दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्रित की जाती है? तो दालचीनी छाल से एकत्रित किया जाता है। किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं?
तो सिनकोना की छाल से हम कुनैन प्राप्त करते हैं। इसका आंसर होगा सिनकोना पेड़। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर होगा मसूर। मसूर क्या है? मसूर दलहन है। काली मिर्च मसाला है। सरसों तेलहन है और केसर सुगंध। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न मानचित्र में 4 छायादार भाग क्या प्रदर्शित करते हैं? तो इसका आंसर होगा उद्योग। भारत के मानचित्र में 4 छायादार क्या प्रदर्शित करते हैं? उद्योग प्रदर्शित करते हैं। भारत में गुलाब का बड़े पैमाने पर उत्पादन कहाँ होता है? भारत में गुलाब का बड़े पैमाने पर उत्पादन अजमेर की पुष्कर घाटी में होता है गुलाब का उत्पादन। कर्नाटक में नारियल के पेड़ अधिकतम होने वाला जिला कौन सा है? तो आंसर होगा तुमकुर। कर्नाटक में नारियल के पेड़ अधिकतम होने वाला जिला है तुमकुर। भारत का कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुदुभिद है? तो करील का पौधा मरुदुभिद है। कॉफ़ी किस क्षेत्र का पौधा है? कॉफ़ी उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार पौधा है। आंसर 1। निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफ़ी की पैदावार सबसे अधिक होती है? तो कॉफ़ी की पैदावार सबसे अधिक कुर्ग में होती है। भारत में कॉफ़ी सबसे अधिक किस जगह उगाई जाती है? तो कर्नाटक में। भारत में कॉफ़ी सबसे अधिक किस जगह उगाई जाती है? तो कर्नाटक में उगाई जाती है। अगला प्रश्न है, लाल मिर्च के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? लाल मिर्च के उत्पादन में आंध्र प्रदेश अग्रणी है। अदरक के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो केरल अग्रणी है अदरक के उत्पादन में। भारत में किस किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है? तो इसका आंसर होगा अरेबिका। भारत में किस किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है? अरेबिका का उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश का सोयाबीन की खेती में प्रथम स्थान है क्योंकि काली मिट्टी के कारण। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी अधिक पाया जाता है, इसलिए वहाँ सोयाबीन का उत्पादन अधिक होता है। भारत में प्राक तिल रबर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका आंसर होगा केरल में। भारत में रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है केरल में। रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान क्या है? इसका आंसर होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान है 25 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से किसे बागान फसल के तौर पर उगाया जाता है? कॉफ़ी, चाय और रबर। कॉफ़ी, चाय और रबर बागान फसल के तौर पर उगाया जाता है। मूंगा किस्म का रेशम इनमें से किस राज्य का मूल उत्पाद है? तो इसका आंसर होगा असम का। मूंगा किस्म का रेशम इनमें से किस राज्य का मूल उत्पाद है? असम का मूल उत्पाद है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गैर शहतूत नॉन मलबरी रेशम उत्पादित करता है? आंसर होगा उड़ीसा। उद्यान कृषि के क्षेत्र के लिए उपयुक्त जलवायु है भूमध्य सागरीय। उद्यान कृषि के लिए उपयुक्त जलवायु है भूमध्य सागरीय। भारत में काजू उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? तो भारत में काजू उत्पादन में मुख्य राज्य है केरल। मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य है केरल। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मसालों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मसालों का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश राज्य में होता है। निम्नलिखित में से किस वस्तु के निर्यात से भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जन होता है? तो आंसर होगा मसाले के निर्यात से सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित होता है। जूट सबसे अधिक कहाँ होता है?
जूट सबसे अधिक बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में होता है। जूट सबसे अधिक बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण पश्चिम बंगाल क्षेत्र में जूट की खेती पर अधिक ध्यान देने के कारणों में से नहीं है? तो आंसर होगा पूंजी की उपलब्धता। इनमें से कौन गेहूं फसल के संदर्भ में सही है? तो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है, ये सही है ए नंबर। निम्नलिखित में से किस फसल में बुआई और कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल होता है? तो गन्ना के फसल में बुआई और कटाई में सर्वाधिक अंतराल होता है, क्योंकि इसे परिपक्व होने में 12 माह का समय लगता है। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? चाय की खेती की जाती है। नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में चाय की खेती की जाती है। इनमें से कौन सा सही नहीं है? चाय खरीफ, ये गलत है, जबकि गेहूं रबी फसल है, चावल खरीफ फसल है और जौ रबी फसल है। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विधियाँ इको फ्रेंडली हैं? तो आंसर होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विधियाँ इको फ्रेंडली है? ऑर्गेनिक फार्मिंग है। निम्नलिखित कृषि कार्य प्रणालियों में से कौन सी एक पारिस्थितिकी मित्र हैं? तो कार्बनिक खेती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी खेती पौधों के प्रत्यारोपण से की जाती है? तो प्याज की खेती पौधों के प्रत्यारोपण से की जाती है। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं की खेती नहीं करता है? तो तमिलनाडु गेहूं की खेती नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं की खेती करता है? तो कर्नाटक, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, ये सभी राज्य गेहूं की खेती करते हैं। अब है मिलान करना है। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला होगा ब्लैक रस्ट। तो ब्लैक रस्ट गेहूं में होता है, ये जान लीजिए। ब्लैक रस्ट गेहूं में। स्टेम रॉट चावल का रोग है। वाइट रस्ट सरसों का रोग है। और एक लास्ट बचा है अर्ली ब्लाइट, ये आलू का रोग है। तो फिर से जान लीजिए, ब्लैक रस्ट गेहूं, स्टेम रॉट चावल, वाइट रस्ट सरसों और अर्ली ब्लाइट आलू का बीमारी है। आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? गुजरात मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में कौन सा राज्य सेब का सर्वाधिक उत्पादक है? जम्मू कश्मीर सेब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में खाद की सर्वाधिक खपत किस राज्य में होती है? तो पंजाब में। भारत में खाद की सर्वाधिक खपत पंजाब में होती है। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण है जंगलों को काटने से। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण है जंगलों के काटने से। मृदा क्षरण निम्नलिखित द्वारा रोका जा सकता है। अच्छे पेड़ पौधे लगाकर मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। मादा संरक्षण में वैदिक कारण निम्नलिखित में से सहायता करती है। तो इसका आंसर होगा पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा संरक्षण में सहायता करती है पहाड़ी क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, थोड़ा क्वेश्चन सही से नहीं लिखा था। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता है? तो जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। और जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है खादर और एक होता है बांगर। तो न्यू जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। यह फसल के लिए बहुत ही उपजाऊ होता है। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि होती है। निम्नलिखित में से
लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो तमिलनाडु, कर्नाटक और उड़ीसा, ये तीनों राज्यों में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। उपयुक्त तीनों सही है। कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी जरूरी होती है? रेगुर मिट्टी, जिसे काली मिट्टी कहा जाता है। भारत में काली मिट्टी के क्षेत्र कहाँ तक सीमित हैं? भारत में काली मिट्टी के क्षेत्र हैं मध्य दक्षिणी क्षेत्र। कहाँ काली मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो पश्चिम बंगाल में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। निम्न में से किस मिट्टी को सबसे कम जोतने की आवश्यकता होती है? तो काली मिट्टी को सबसे कम जोतने की आवश्यकता होती है। निम्न में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें कहा है इनमें से कौन से कूट सही हैं? तो 1, 2 सही है, ये आंसर बी होगा। यानी जलोढ़ मृदा रासायनिक गुणधर्मों से समृद्ध होती है और रबी व खरीफ की फसलें उगाने में सक्षम होती हैं। काली मिट्टी कपास, मूंगफली के लिए उपयुक्त होती है। रबी की फसलें जून में बोने के बाद शरद में काटी जाती है। ये गलत है, रबी की फसलें शरद में बोई जाती हैं। सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो खादर के नाम से जाना जाता है। जल और पवन द्वारा ऊपरी मृदा का पृथक्करण कहलाता है मृदा अपरदन। अगला प्रश्न है, मिट्टी के पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना कहलाता है मृदा अपरदन। अगला प्रश्न है, मिट्टी की रचना सामान्यतः निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा होती है? तो आंसर होगा निक्षेपण द्वारा होती है। भारत का कौन सा राज्य कपास का अग्रणी उत्पादक है? तो भारत का गुजरात राज्य कपास का अग्रणी उत्पादक है। डैश कपास का अग्रणी उत्पादक है? तो आंसर होगा गुजरात। अंतिम प्रश्न है, इनमें से कौन सा सेब की मात्रा विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्यों में उत्पादन काफ़ी वृद्धि का उल्लेख करता है? तो इसका सही से ऑप्शन नहीं है, तो ये गलत क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि हम लगातार आपके लिए कुछ लाता रहें। और सब्सक्राइब करने का अर्थ है कि आप सही चैनल पर आए हैं, तो इसे पढ़िए, सीखिए, समझिए। कुछ भी यहाँ कंटेंट अपलोड किया जाएगा तो वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट ही होंगे। ऐसा कोई फालतू चीज़ नहीं यहाँ दिया जाता है। तो इसलिए निश्चित रूप से आंख बंद करके इस चैनल से जुड़िए। आपको सफलता दिलाने में यह चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देगी। तो फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपने NTPC CBT 1 का सारे पेपर नहीं देखा है तो इसी चैनल पर और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दिया हुआ है, प्ले लिस्ट। वहाँ से आप टोटल 135 प्रश्नों का जो सेट है, सभी 135 पेपर को देख सकते हैं। आराम से सारे जीके याद कर सकते हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आगे किस तरह से आपको मेहनत करना चाहिए और किस तरह से एग्ज़ाम में प्रश्न आ रहे हैं। तो ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़िए। इतना में ही आपको ग्रुप D NTPC का जो भी जी का प्रश्न है कवर हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।